नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन पर हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है। आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयार हो जाइए। हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट होता है। आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी जो कल मंडे है उसको भी टेस्ट होगा। 47 टेस्ट हो चुके हैं दोस्तों, और 48 टेस्ट आपको कल देखने को मिलेगा। टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहते हैं और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं। कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को देखना, यदि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तब भी और नहीं किया तो भी, क्योंकि दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग इस टेस्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। विस्तार से आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पसंद आएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। मोस्ट सूटेबल कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। अब यह आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने दिया क्यों है क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि ऑप्शन ऐसा देता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अब यहाँ पर चांदी का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखें सिल्वर का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दी है ना। तो फिर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से पूछ रहे हो, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में। तो चांदी के बाद नंबर 2 कॉपर का आता है। आपको तांबा इसका सही उत्तर करना है। दोस्तों ध्यान रखें, इसी में कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सबसे अच्छा चालक ना पूछ करके वो ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। तब आपको वही उत्तर करना है जो चालकता के बारे में कर रहे हो, यानी कम प्रतिरोध पूछ सकता है या अधिक चालकता पूछ सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं दोनों का मीन यानी मतलब एक ही होता है। चलिए दोस्तों, सेकंड सवाल आपके सामने है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों ये नया क्वेश्चन है। हालांकि ये अभी ONGC में आया था और मैंने पेपर हल करवाया तो शायद आपको क्वेश्चन करवाया था। आपने अगर वो हमारा पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा तो ज़रूर उसे भी देखें। दोस्तों वास्तव में मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम के 300 से अधिक पेपर सॉल्व करवा दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप सभी पेपर्स को ज़रूर देखें। ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आपको सीखने को मिलेगा कि किस टॉपिक से कौन सा पेपर कैसे क्वेश्चन दे रहा है। आइए सवाल पूछते हैं। उस गति को क्या कहेंगे जिस पर एक विंड टर्बाइन पावर जनरेशन बंद कर देती है। शक्ति का उत्पादन अगर बंद हो जाता है तो दोस्तों इसे फर्लिंग विंड स्पीड के नाम से जानते हैं। रेटेड स्पीड का मतलब होता है कि इस पर ये अपनी अधिकतम शक्ति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई विंड पावर स्टेशन है और वो 1 मेगावाट के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो 1 मेगावाट की शक्ति जिस गति पर देता है उसे रेटेड स्पीड बोलते हैं। कट इन स्पीड का मतलब होता है कि जब वो स्पीड में प्रवेश करता है, अपनी शक्ति उत्पादन करना प्रारंभ करता है, यानी 0 से स्टार्ट हुई और गति बढ़ती गई, जिस पर वो पावर जनरेशन स्टार्ट कर देता है कट इन स्पीड बोलते हैं। एवरेज विंड गति कोई स्पीड नहीं है। ए ऑप्शन करना यहाँ पर बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, कार्बन संरचना प्रतिरोधक है, सिल्वर बैंड की टॉलरेंस कितनी होती है। सिल्वर की टॉलरेंस पूछ रहा है दोस्तों, तो गोल्डन, सिल्वर और 9 कलर है ना, 5, 10 और 15 होती है। तो सिल्वर की ±5% ही होगी ना। GSN सॉरी नहीं, सिल्वर की 10% होगी, है ना। कलर कोड टेबल को याद रखें। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन से चलता है, तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है GSN। गोल्डन की 5%, सिल्वर की 10% और 9 कलर अगर है तो इसकी 20%। सॉरी, C उत्तर करना है। सिल्वर की टॉलरेंस यानी चांदी की टॉलरेंस 10% होती है। खैर कमेंट करके एक बार आप भी बता देना उत्तर, तो इंश्योर हो जाएं।
और पता लगे कि हाँ इस क्वेश्चन तक वीडियो देखने कोई आया तो है क्या, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है इतनी दूर बच्चे पहुंचते नहीं हैं। खैर चौथा क्वेश्चन चल रहा है, इसमें तो 25 क्वेश्चन है। देखो, कंट्रोल पैनल से कितनी ऊंचाई पर कंट्रोल पैनल ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। देखो कई जगह ऑप्शन आपको 1.2 मीटर का मिलेगा और कई जगह 1.5 का मिलेगा। अब देखो यहाँ 1.2 मीटर तो ऑप्शन में है नहीं, तो 1.2 मीटर ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समान उत्तर रहेगा। परमिटिविटी की इकाई देखो भाई, परमिटिविटी को हिंदी में विद्युतशीलता बोलते हैं और फैराड प्रति मीटर में होती है। ये होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब जानते हो, चुंबकशीलता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बाकी सारी इकाइयाँ में पता है, जूल प्रति कूलाम वोल्टेज के लिए इकाई रखते हैं। खैर अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी करना है, फैराड प्रति मीटर, और ये आपका यहाँ सही उत्तर है। आगे देखो, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है। स्टैटिक चार्ज है ना, देखो स्थिर आवेश अगर है दोस्तों तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का ही निर्माण करेगा, जिसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं, है ना। इससे कभी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गतिमान आवेश होना चाहिए, ये ध्यान रखें, है ना। बी ऑप्शन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। 7वां सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, 1 kWh किसके बराबर है। दोस्तों किलोवाट घंटे बोलते हो आप इसे। 3 ऑप्शन तो आपके सामने दिख रहे हैं और चौथा ऑप्शन जूल का याद रखना। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 36 × 10⁵ जूल भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वाट सेकंड और जूल एक ही इकाई होते हैं दोनों। यानी आप वाट सेकंड लिख दो या जूल लिख दो, बात एक ही है। तो 36 × 10⁵ जूल, 861 किलो कैलोरी, 1 BOT और 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, तीनों बात एक ही है। डी उत्तर करेंगे, उपरोक्त सभी ऑल अबव यहाँ सही रहेगा। साइन वेव आपूर्ति में मध्यमान कितना होता है। मध्यमान का मतलब दोस्तों औसत मान है। औसत मान जो होता है वो 0.637 होता है। अब सबको पता था। कैसे हल करें इसको, तो भाई हल करने के लिए आप कैलकुलेट करके देख लो ना। मैक्सिमम मान को हमेशा इकाई मानते हैं। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 में पाई का यानी 3.14 का आप भाग देते हैं तो 0.637 ही उत्तर आता है। कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, बी उत्तर सही रहेगा। 2 × मैक्सिमम बटे पाई, बात एक ही है। हल करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मान इससे भी 0.637 ही आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से समझने को मिला होगा। अगर मैं आपसे औसत मान सीधा सीधा पूछ लेता तो शायद आप नहीं अच्छे से बता देते, है कि नहीं। अब थोड़ा सा अलग भाषा में पूछा है तो कुछ तो नया सीखा ही होगा अपन ने, ठीक है। साइन वेव का एक कंप्लीट साइकिल किसके बराबर होता है। पहले तो मैं आपको डिग्री बताता हूँ, 360 डिग्री के बराबर होता है। समझ गए ना सारे। अब देखो पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो फिर क्या करेंगे, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी पाई को 2 से गुणा करना है। समझ गए ना। 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। बहुत सारे बच्चों का ये सही भी हुआ था टेस्ट के टाइम में। और दोस्तों 46 नंबर जो टेस्ट हुआ है ना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाया है, कभी बीच में करवा देंगे, क्योंकि उसमें आसान से क्वेश्चन थे। मुझे नहीं लगता कि उसको हल करवाने की ज़रूरत थी क्या, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों के नंबर जो है वो 25 में से 24, 25 में से 23 नंबर आए थे, इसलिए मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, वीडियो लाइक कर देना ये वाला ज़रूर यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और जब लाइक नहीं मिलते ना तो मैं जल्दी से वीडियो डालना उचित नहीं समझता। मैं सोचता हूँ बच्चों को ज़रूरत नहीं है, व्यूज़ थोड़ा सा दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि आपके एक शेयर से अगर 2 बच्चे भी और देखते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे व्यूज़ जो है वो 2 गुना बढ़ गए। तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को दोस्तों तक पहुँचाएँ यार। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आपसे, बहुत मेहनत करता हूँ मैं खुद अभी भी। आइए, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है।
शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक बात है, सारे ऑप्शन बोल रहे हैं कॉपर लॉस का, तो क्या करें दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल लोड टेस्ट के बराबर होता है, ये पूर्ण भार टेस्ट के बराबर माना जाता है। डी उत्तर करेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए होता है। इसी तरह से इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट, डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट, तीनों एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना, तीनों एक समान टेस्ट होते हैं। अगला, मेटल कार्बन ब्रूसों की वोल्टेज ड्रॉप कितनी है भाई, 0.25 से लेकर 0.35 के आसपास इनका ड्रॉप होता है, तो 0.35 वाला ऑप्शन सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, यही करेंगे। सर्वाधिक कार्बन ब्रूसों का होता है 2 वोल्ट, है ना, याद रखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है पेपर में, साधारण चीज़ें हैं लेकिन याद रख सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर के बारे में बताइए भाई। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में घटता बढ़ता तो आपको नहीं पता, लेकिन मान लो कि मैं अगर आपसे ये पूछता कि बताइए नो लोड पर एक इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना है, सभी बच्चे जानते हैं 0.1 से 0.2। इंडक्शन मोटर है इसलिए पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होगा, ये तो कन्फर्म है। अगर मैं फुल लोड का पावर फैक्टर पूछूं तो सब बच्चे जानते हैं 0.7 से 0.8। तो माय डियर निष्कर्ष क्या निकला, भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, एक बार वो 0.95 तक जाता है और जैसे ही लोड स्थिर हो जाता है तो वो भी अपने मान पर आकर स्थिर हो जाता है, यानी पहले बढ़ता है फिर थोड़ा सा घटता है। सी उत्तर के साथ जाना, या यूँ बोल सकते हो स्टार्टिंग में कम पावर फैक्टर होता है, रनिंग में ज़्यादा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। सारे विकल्प याद रखा करो कि इसकी जगह अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हमें क्या करना है, क्योंकि ज़रूरी बहुत होता है दोस्तों हमारे लिए। देखो हर एक पॉइंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में स्टार्टर जब यूज़ करते हैं अपन डीसी मोटर में, तो कौन से कनेक्शन भिन्न होते हैं, ध्यान से समझते जाना, मैं बता रहा हूँ। देखो दोनों में फील्ड वाइंडिंग समांतर में होती है, आर्मेचर दोनों में बाहरी प्रतिरोध के साथ सीरीज में होता है, ओवरलोड रिले दोनों में सप्लाई के साथ सीरीज में होती है, दोनों सप्लाई के सीरीज में होती है दोनों स्टार्टर में। एनवीसी के कनेक्शन देखो दोनों स्टार्टर में इसके कनेक्शन अलग अलग होते हैं। 3 पॉइंट में ये फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में होती है, याद आया, और 4 पॉइंट में ये किसके होती है, जो हम प्रोटेक्टिव रेजिस्टर लगाते हैं, सुरक्षा प्रतिरोधक, उसके श्रेणी क्रम में होती है। यानी 4 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर में अगर हम कनेक्शन के आधार पर देखें तो केवल एनवीसी के कनेक्शन ही अलग थे, बाकी सबके कनेक्शन लगभग सेम होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14 आपके सामने है, निम्न में से किस में धारा परिणामित्र का उपयोग है। धारा परिणामित्र सीटी को बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करेंगे भाई, करंट ट्रांसफार्मर टोंग टेस्टर में होता है ना। इसे हम क्लिप ऑन मीटर भी बोलते हैं, स्प्लिट कोर टेस्टर भी बोलते हैं। क्या चीज़ है ये, एम्पियर मीटर और सीटी का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर ही लगा रहता है ना। सी ऑप्शन के साथ जाना है, सीटी जो है वो टोंग टेस्टर में लगती है और कहीं कोई उपयोग नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कम करेगा, देखो वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट कम हो जाती है। या एक चीज़ और बताता हूँ, दोबारा सुनिए, ट्रांसफार्मर की जो अप और डाउन की परिभाषा हम देते हैं ना, ये परिभाषा वोल्टेज के आधार पर होती है, हमेशा ध्यान रखो। और ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट रहती है, इसलिए यदि वोल्टेज अप होता है तो करंट अपने आप डाउन हो जाता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज स्टेप अप कर रहा है तो करंट अपने आप उसका स्टेप डाउन होगा, क्योंकि उसका V/I प्राइमरी और सेकेंडरी का हमेशा बराबर होगा, उसके मान में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। V/I जो है वो एक समान दोनों का होना चाहिए। अगला सवाल देखो, इंडक्शन मोटर में स्लिप टॉर्क कर्व जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है। भाई मान लीजिए हम टॉर्क को यहाँ रखते हैं और स्लिप को यहाँ रखते हैं। हम सब जानते हैं
कि मोटर में जो स्टार्टिंग में स्लिप होती है वो इकाई होती है और धीरे धीरे स्लिप घटती है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे स्लिप घटती है तो टॉर्क बढ़ता है, और एक पोजीशन ऐसा आता है कि स्लिप घटती है तब टॉर्क घटने लग जाता है। यानी दो बड़े पॉइंट आपको मैं बता दूं कि जब स्लिप इकाई होती है तब, और जब स्लिप जीरो होती है तब, दोनों कंडीशन में टॉर्क जीरो होता है। हाई स्लिप के टॉर्क व्युत्क्रमानुपाती, लो स्लिप के टॉर्क समानुपाती माना जाता है। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ को रेक्टेंगल पैराबोला, आयताकार अति परवलय लिखा जाता है हिंदी में। डी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में आ सकता है, हर पेपर में पूछा जाता है। जिनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में लिया जाता है। सवाल पूछा गया है कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। आप सभी जानते होंगे जिनर डायोड रिवर्स बायस में लगता है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। माय डियर, याद रखें, जब दो चीज़ें किसी के एक दूसरे के साथ पैरेलल में आती हो तो उसे हमेशा बोलते हैं शंट करना, यानी वो चीज़ जो है वो शंट हो जाती है। बी उत्तर करना है। जिनर डायोड एक शंट वोल्टेज रेगुलेशन युक्ति के रूप में लगता है, हमेशा रिवर्स बायस में लगता है और शंट वोल्टेज रेगुलेशन युक्ति कहलाती है। अगला सवाल, अल्टरनेटर कोर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्लॉट का प्रकार नहीं है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अल्टरनेटर के स्टेटर कोर में या फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर की कोर में स्लॉट होते हैं जिसमें अपन वाइंडिंग स्थापित करते हैं, और वो स्लॉट होते हैं तीन प्रकार के, अर्धबंद यानी सेमी इनक्लोज्ड, ओपन यानी खुले प्रकार के, और क्लोज्ड यानी बंद प्रकार के। तीनों प्रकार के होते हैं। सर्वाधिक उपयोग होने वाले स्लॉटों का प्रकार है सेमी इनक्लोज्ड, और इसके बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं। क्या कि इनसे रिलक्टेंस कम हो जाता है, टॉर्क अच्छा प्रदान करते हैं, चुंबकीय लीकेज कम हो जाता है, मोस्ट एफिशिएंट अल्टरनेटर होता है। ये खैर मैंने पढ़ाया हुआ है, ये स्लॉट जो अल्टरनेटर वाले चैप्टर में आप वहाँ देखें, मैंने ज़रूर लिखवाया, नहीं तो वाइंडिंग वाले चैप्टर में मिल जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने वहाँ पर आपको लिखवाया हुआ है। आई होप सो चीज़ें आपको पसंद आएगी। आगे देखो, सिंक्रोनस मोटर में जो डेवलप होता है, मतलब इनमें से कौन सा डेवलप, गति, टॉर्क, करंट, पावर फैक्टर, वो लोड एंगल पर निर्भर करता है। माय डियर, उसको अपन बोलते हैं टॉर्क। मोटर के द्वारा जो टॉर्क बनता है ना, वो साइन फाई पर हमेशा निर्भर करता है, साइन थीटा पर, ठीक है ना। इसके लिए एक बड़ा सूत्र बनता है। लोड एंगल का मान जितना अधिक होता है, टॉर्क का मान उतना ही अधिक होता है, क्योंकि वो साइन के समानुपाती है, और साइन में जब एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, कोस में उल्टा होता है। अगला सवाल, डीसी परिपथों में सीरीज कनेक्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, नोट करेक्ट। तो देखो पहला ही नहीं है यार। करंट एडिटिव, करंट एडिटिव कहाँ होती है। ये कह रहे हैं I1 + I2 + I3, ऐसा कहाँ होता है। ऐसा तो समांतर में होता है ना। पहला ही गलत हो गया, फिर तो ए ही करेंगे। कोई बात नहीं, बाकी और देख भी तो लो। वोल्टेज ड्रॉप आर एडिटिव, ठीक है, V1 + V2 सबको जोड़ेंगे। रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ठीक बात है, R1 + R2 होता है। पावर जोड़ी जाती है, हाँ, P1 + P2, ठीक है। खूब। 21वां सवाल क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ओम का एक प्रतिरोध है, 100 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। 50 ओम वाले में से 7.2 एम्पीयर धारा चलती है। एक और प्रतिरोध इनके समांतर में जोड़ा तो टोटल लाइन करंट 12.1 एम्पीयर है। 50 ओम के प्रतिरोधक में से सवाल पूछ रहे हैं कि तीसरे प्रतिरोधक में धारा का मान कितना है, ये बताइए। जब लाइन करंट 12, कुल मिलाकर के सवाल ये है कि 3 प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखो, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है और तीसरा यहाँ है, यूँ जुड़े हुए हैं तीनों, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 100 ओम का है, ये 50 ओम का है।
जो 50 ओम वाला है उसमें से 7.2 चल रही है और यहाँ से जा रही है 12.1। एक बात बताओ यार, 50 ओम वाले में से 7.2 एम्पियर धारा चल रही है, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं कि नहीं? परिपथ की वोल्टेज तो ज्ञात कर लेंगे ना। तो V बराबर I इंटू आर करेंगे और आपको यहाँ से क्या वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, आप 50 इंटू 7.2 करेंगे तो लगभग ये मान कितना आएगा आपका 350 अगर इसको करते हैं आप तो, है ना, और 50 को 0.2 से करेंगे तो 355 के आसपास वोल्ट आ रहे हैं ना। तो अब 100 एम्पीयर वाले की धारा ज्ञात कर लीजिए। 100 एम्पीयर की 355 के हिसाब से करेंगे तो 3.55 आ रहा है, दोनों को जोड़ लीजिए। 7.2 इसमें से चल रहा है, 3.55 इसमें से चल रहा है, लगभग आपकी ये करंट हो गई 11 एम्पीयर के आसपास। 12.1 में से इन दोनों करंट माइनस कर दो, इसकी करंट आ गई। वोल्टेज इसके लिए भी 3.55 रहेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना और अपना उत्तर जो है वो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, तरीका मैंने बताया है, कैलकुलेशन करके मिलान जरूर करना ताकि उत्तर का पता लगे और साथ में पता तो लगे 21वें क्वेश्चन तक वीडियो को देखने आया कौन कौन है भाई। इतनी दूर कोई आता भी है क्या वीडियो देखने? समझ में तो आएगा, है ना। फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे से आप ज़रूर पूछना और बताएंगे आपको। अगला सवाल देखो, परिपथ के दो बिंदुओं को मोटे धात्विक तार से लघु पथित कर दिया, सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया तो रेजिस्टेंस 0 है, ये भी ठीक बात है। उसके आर पार कोई वोल्टेज नहीं है, ये भी ठीक है। इसमें से अनंत धारा चलेगी, ये भी ठीक बात है ना। और देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस इट, तो ये तो एक ही ऑप्शन हो गया ना। नो वोल्टेज कैन एग्जिस्ट अक्रॉस इट, और है ना, और देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस इट, बात तो एक ही हो गई है ना। खैर सारे ऑप्शन सही है। शॉर्ट सर्किट है ना, तो शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध 0 होता है, तो धारा अनंत हो गई और कोई वोल्टेज इस पर होता नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप भी तो 0 ही होगा ना। अनंत और 0 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर 0 ही आता है। खैर इसके तो चारों ऑप्शन ही सही है फिर। ठीक है, देखो अगला सवाल 23 में क्या करें, निम्न में से दिए गए विकल्प कौन सा धारा सोर्स अधिक स्थिर है जब उनके आंतरिक प्रतिरोध हो? धारा सोर्स अधिक स्थिर वो होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च हो, है ना। उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाला धारा सोर्स स्थिर कहलाता है, और अगर अनंत आंतरिक प्रतिरोध है तो वो आदर्श है। तो अधिक स्थिर फिर किसको मानेंगे? 2 मेगा ओम वाले को मानेंगे ना। आप तो ये देख लो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, बस उसी का उत्तर करेंगे। वोल्टेज धारा सोर्स के बारे में यही कहा जाता है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है। 24वां सवाल देखो, विभवांतर से विभाजित आवेश क्या है? यानी कह रहा है कि अगर Q/V आप करते हो तो क्या उत्तर आता है? तो भाई ये तो C आएगा। C बराबर Q/V होता है कि नहीं। विभवांतर से विभाजित यानी भाग देना है वोल्टेज का, विभाजित कौन हो रहा है? Q, चार्ज हो रहा है, तो ये तो C के इक्वल हो गया। C को कैपेसिटेंस बोलते हैं, यानी धारिता इसका सही उत्तर आपको करना होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस बोलते हैं। एंड माय डियर 25वां सवाल, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है केबल का? पहली बात तो ध्यान रखो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। केबलों के मामले में इसका मान 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। मेगर से इसका मापन किया जाता है। अब बात आती है कि इंसुलेशन प्रतिरोध है क्या। इंसुलेशन प्रतिरोध एक्चुअली में होता है मोटाई का, और मोटाई का मतलब होता है कि यूजफुल करंट के अलावा अगर कोई भी करंट फ्लो हो रही है तो उसको ये रोकेगा। ये उत्तर आएगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द रेडियल लीकेज करंट, त्रिज्यीय रूप से जो लीकेज धारा एक केबल में चलती है उसमें प्रदान किया गया प्रतिरोध उसका इंसुलेशन प्रतिरोध कहलाता है। बस दोस्तों, यही थे आज के इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें, जितना हो सके फैलाइए। बहुत मेहनत करते हैं यार, जब दोस्तों के पास चीज़ें पहुँचेगी ना तो वो अपने साथ जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद।